नमस्ते, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। मानसून के मौसम में अक्सर आप देखते हैं कि जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आसमान फटता है, कहीं बिजली गिरती है। वैसे तो ये सब कुदरती प्रकोप है, लेकिन क्या इसमें किसी शख्स का या हमारा या व्यवस्था का भी दोष है? कुछ खबरें अगर देखें आप तो बीते कुछ दिनों में 6 राज्यों में आई बारिश, बाढ़ और मौसमी आफत की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अभी हाल के दिनों में, और बिजली गिरने से तकरीबन 750 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा इसी साल का है। हर साल हम देखते हैं कि इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, और इसलिए हमने राष्ट्रहित में यह मुद्दा उठाया है कि आखिर साल दर साल इस तरह की आपदाओं में मरने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है और हम इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभावित जिलों की दशा तो कुछ ज्यादा ही खराब है इस बार। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की वजह से 22 लोगों की मौत हुई और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। गंगा उफान पर है और गंगा के साथ दूसरी जो सहयोगी नदियां हैं वो भी उफान पर है। मानसून के दौरान देश का एक बड़ा हिस्सा पहले बाढ़ का कहर झेलता है और फिर बाढ़ के पानी के उतरने के बाद अलग अलग तरह की बीमारियां भी इन इलाकों में फैल जाती हैं। बाढ़ की यह समस्या अकेले भारत में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इस तरह की परेशानी है। इस बार तो यूरोप में भी कई देश, जिसमें अमेरिका और चीन भी पानी पानी हुए हैं। यूरोप की बात करें तो जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ साथ स्पेन में भी भारी बारिश के रिकॉर्ड टूटे और बाढ़ आई। यूरोप को इस बार बाढ़ की वजह से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हम आखिर ये समस्या होती क्यों है? केंद्रीय जल आयोग के कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि ये जो जल प्रलय जैसे, जलजला जैसे हालात बनते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल 1950 में देश में 371 बांध थे और अब इनकी जो संख्या है वो 5,000 के पार। आपको बता दें कि नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, तटबंध बनाए जाते हैं, उनका काम ये होता है कि वो नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। और बारिश जब होती है, तेज बारिश जब होती है, तो नदियां उफान लेती हैं और इसी तटबंध को तोड़ते हुए जो इंसानी बस्तियां हैं उनको डुबो देती हैं। विश्व बैंक ने भी कई बार ये बात कही है कि नदियों पर जो बांध बने हैं उनसे फायदे की जगह पर नुकसान ज्यादा होता है। अब आप यूरोप में ही देख लिए, 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। देश दुनिया में बाढ़ आने की वजह से जंगलों की कटाई भी एक बड़ी वजह है, और कुल मिलाकर फैलते शहर, सिकुड़ती नदियां और लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ और बारिश के दिनों में जल प्रलय जैसी विभीषिका आती है। ऐसी ही एक और समस्या है जो कुदरती है, और यह समस्या है बिजली गिरने की। एक अनुमान कहता है कि देश में हर साल बिजली गिरने से करीब 2000 से 2500 लोगों की मौत हो जाती है। 2019-20 में देश में बिजली गिरने की करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा घटनाएं हुई जो दर्ज की गई। 2020-21 में यह तादाद बढ़ गई और यह 1 करोड़ 85 लाख बिजली गिरने की घटनाएं हुई। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हम राष्ट्रहित में समझने की कोशिश करेंगे, और जो किया जा रहा है वो क्या पर्याप्त है और वो उसकी वजह से क्या परेशानी है, ये किस तरह से हम देख पाएंगे। मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों को अगर सुने, उनकी बात पर गौर करें, तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करनी चाहिए, और मौसम विज्ञान जब ये कर पाएगा तो फिर इस तरह की आपदाएं, इस तरह की परेशानियां कम होंगी। अभी यह भविष्यवाणी 50 से 60% ही ठहरती है सही। भारतीय संविधान में कटाव नियंत्रण समेत बाढ़ के प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह बाढ़ का नियंत्रण का काम जो है वो राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी तौर पर मार्गदर्शन देती है और दूसरी जो वित्तीय मदद है वो देती है। यह सच है कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का बस नहीं चलता, और ना ही इसको रोका जा सकता है। लेकिन सही रणनीति और तकनीकी के साथ इसके प्रति अगर आप
सजग रहें, कॉन्शियस रहें, तो आप जान और माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो कौन से देश हैं या वो कौन से इलाके हैं जिन्होंने सजग रहकर बाढ़ को या कुदरती आपदाओं को कंट्रोल किया है। तो आपको बता दें कि एक छोटा सा देश है सिंगापुर, जिसका जिक्र आजकल हिंदुस्तान में हो भी रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जिक्र किया जब उन्होंने अभी हाल ही में एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि वो न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। तो सिंगापुर की खासियत क्या है, मैं आपको बता दूं। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी सजगता की वजह से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। यहां भी बाढ़ आती थी और ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब इस देश ने पूरी तरह से बाढ़ पर कंट्रोल कर दिया है। ये कंट्रोल कैसे हुआ, ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल सिंगापुर में ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, यानी पानी की निकासी की जो व्यवस्था होती है, उसको सबसे पहले हिट किया गया। वहां की शासन ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया और बाढ़ के मामलों में 98% की कमी आई सिंगापुर में। इसी तरह से एक और छोटा सा देश है नीदरलैंड, आपने सुना होगा। नीदरलैंड में भी जो जल प्रबंधन है, यानी वाटर मैनेजमेंट का काम है, वो बहुत शानदार है। इस देश में भी पानी को व्यवस्थित करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए काफी काम हुआ और बारिश के बावजूद यहां कोई जनहानि नहीं होती। नीदरलैंड में बारिश बहुत होती है लेकिन लोग कभी मरते नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में अगर जरा सी बारिश हो जाए तो आप ये खबरें सुनते हैं कि वहां पर इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। नीदरलैंड एक समय समंदर और उफनती नदियों से जूझता था, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की है, और ज्यादातर यहां की जो जमीन है वो समुद्र तल से नीचे है। ये गौर करने वाली बात है कि जो नीदरलैंड की बसावट है वो समुद्र तल से नीचे है, और ऐसे में 66% हिस्से में यहां पर इस देश में बाढ़ आने का जोखिम हमेशा बना रहता है। और इससे निपटने के लिए नीदरलैंड ने अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हुए भाई जल प्रबंधन की व्यवस्था की। इसके चलते वहां हालात नियंत्रण में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2030 तक प्रचंड गर्मी की वजह से भारत में करीब 3.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये एक और आंकड़ा है जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जालौन की, शिमला की, अलग अलग जगह पर जो परिस्थितियां बनी है पानी की वजह से। एक और जो है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से नौकरियों को भी खतरा है। फिलहाल गर्मी और बाढ़ दोनों जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं जिन्हें रोकते रोकते दशकों का समय हो गया, मगर परिणाम भाई ढाक के 3 बात। वास्तव में भारतीय कृषि के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून वरदान साबित होता है हमेशा। लिहाजा मानसून भी बना रहे और बाढ़ पर कंट्रोल भी पा लिया जाए तो फिर ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। और राष्ट्र हित में हम यही बात करेंगे आज। अपने सहयोगियों को सबसे पहले मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा जो बता सकें कि अलग अलग जगह पर क्या स्थितियां हैं। एक बताया जा रहा है मुझे, एक इटावा से एक बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि वहां पर जो सैफई मेडिकल कॉलेज है वहां पर एक छात्र की मौत हो गई और उसके बाद सीएम सख्त हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी यहां पर दोषी है उस पर एक्शन लिया जाए। डीएम और एसएसपी को इस बात के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 48 घंटे में अधिकारियों से इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी है। तो राष्ट्र हित में आज की बात यही है कि जो जल प्रबंधन करना चाहिए, ड्रेनेज कंट्रोल करना चाहिए, इसको लेके जो काम हुए हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अलग अलग इलाकों की स्थितियां समझा देना चाहता हूं। हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह पर इस समय हैं और वहां पर पानी की वजह से क्या परेशानियां हुई ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माजिद अरमान है जालौन से, हमारे साथ आमिर रजा हैं लखीमपुर से, हमारे साथ विनोद गुप्ता जो हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ है वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। सुबह से मैं इस पर अपडेट ले रहा हूं, क्या अभी की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से, बारिश की वजह से जो परिस्थिति बनी है वो अनकंट्रोल हो गई है और मैं आंकड़े देख रहा हूं उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ रही है।
तो अभी क्या हालात हैं वहां पर और कितने दिनों तक और बारिश होगी, क्या मौसम विभाग का कहना है, क्या अपडेट है आपके पास विनोद? बात की जाए एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते से जो हिमाचल प्रदेश की जो हालात है, चाहे कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, शिमला और उस आसपास के जो भी एरिया रहो, इन सब की बात करें तो ये शिमला जो भारी बारिश की वजह से सारे जो एरिया है, जो जो हिमाचल के सारे जिले हैं, वो बाहरी का मतलब बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। हर रोज भूस्खलन की बात करें, चाहे बाढ़ आने की बात करें, कहीं ना कहीं तो बात करते तो जो पहाड़ी एरिया क्षेत्र में जो मकान बने हैं वो भारी बारिश की वजह से जो जमीन खिसकती है उससे गिर गए हैं। काफी संख्या में 20 से 25 लोगों की जो मृत्यु की खबर भी पिछले एक हफ्ते के दौरान आई है। और ठीक है कि आने वाले एक हफ्ते और जो हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बताया गया है। 2 दिन का जो 24 घंटे का जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले उसके बाद 25 से 26 अगस्त तक का जो है वो येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। हाँ, क्योंकि प्रशासन है, जो हिमाचल प्रदेश का प्रशासन है, वो काफी मुस्तैद भी नजर आ रहा है, क्योंकि खुद जयराम ठाकुर है, खुद सभी एरिया पर अपनी स्थिति बनाए और स्पष्ट आदेश है जिला अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को मौके पे जाए, जो भी राहत को राहत होती है राहत दे, और जो एरिया लगता है कि वो आने वाले समय में इनमें कुछ नुकसान हो सकता है तो पहले से उस स्थिति को कंट्रोल में करे, जिससे कि आने वाले समय में नुकसान की जो ज्यादा होने वाली स्थिति है वो कम हो जाए। जी बिल्कुल विनोद, एक चीज और भी है, ये तो अभी की परिस्थिति है। मैं अभी पढ़ रहा था तो करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी, क्या इसका अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था वहां के प्रशासन को, चाहे वो कांगड़ा जिले का प्रशासन हो या चंबा का हो या आसपास के जो इलाके हैं वहां का? बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है अगर बारिश होती है तो? बिल्कुल बात सही है कि अंदेशा था या नहीं था। प्रशासन को पहले ही अंदेशा होता है और इसी तरह इसीलिए प्रशासन पहले ही अपनी जो है जो चाहे कंडीशंस है, चाहे आदेश है, इस तरह के पहले ही बोल दिया करता है कि भाई आप लोग अगर बारिश आती है तो चाहे वो पर्यटक हो चाहे आम नागरिक हो, अपना सेफ्टी रखे और इस एरिया में ना जाए खासकर। और ये भी बात होती है कि जो प्रशासन है ऐसे कई रास्तों को बंद कर देता है, और अभी शायद कल ही एक ऐसा रास्ता था जो पंजाब और हिमाचल को जोड़ता था, एक वो पुल भी टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सब जानकारी है, प्रशासन इसके बारे में बार बार आम जन को भी और पर्यटकों को जो बाहर से आने वाले उनको भी अवगत कराता रहता है कि इस तरह से स्थिति बचे। हाँ, ये जरूरी है कि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में कौन सा पहाड़ कब खिसक जाए, कब भूस्खलन हो जाए, इसका अंदाजा शायद ना मौसम विभाग को, ना पुलिस को, ना राज्य सरकार को है। इसकी जानकारी के लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, और जो भारी बारिश होती है या भारी संख्या में जहां पे पानी बरसता है तो वहां पे खुद हमें उससे बचना पड़ेगा। बिल्कुल 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 विनोद, आप बने रहिए। माजिद हमारे साथ जुड़े हुए, माजिद अरमान जालौन से। माजिद, जालौन में भी अभी जो हालात हैं, मैं तस्वीरें भी देख रहा हूं जो आपने भेजी, बहुत ठीक हालात नहीं है और लोग काफी परेशान हैं इसको लेके। लेकिन बाढ़ प्रबंधन की जो पूरी बातें की गई और बाढ़ प्रबंधन को लेकर जो जिला प्रशासन पहले कह रहा था, तैयारियां भी की जा रही थी, क्या वो पूरी तरह से ढाक के तीन पात वाली स्थिति बन गई और आखिर में वही हुआ जो हर साल होता है कि बाढ़ आती है और आमजन प्रभावित होता है, परेशान होता है? जी बिल्कुल, बताते कि जिस तरीके से पिछले वर्ष हम लोगों ने जो बाढ़ की कंडीशन देखी थी उसको देखते हुए, हालांकि ऐसे हालात नहीं है लेकिन फिर भी जो कंडीशन भी जो क्रिएट होकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा करती हुई नजर आ रही है। अभी पिछले 2 दिन पहले जो भारी बारिश यहाँ पर जो हुई थी उसमें जो गाँव के जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पानी की जो संपर्क मार्ग होते हैं लोगों के आने जाने के, वो उसके बाढ़ की वजह से भी बंद हो गए थे, जिसको लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी भी ब्लॉक हो गए हैं, जो पानी का स्तर जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है और वो बढ़ने के साथ साथ उनके रास्ते भी बंद हो गए, और उसका फायदा उठाते हुए गाँव वाले जो नाविक है, जो नाव चलाते हैं, वो पैसा लेके लोगों को रास्ता नाव से ले जा रहा है, दूसरी ओर तो उनको छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से पिछले वर्ष पानी बरसा था, हालांकि उससे पहले भी कई बार भी बाढ़ आ चुकी है अपने जिले के अंदर, 3 जिले के अंदर नदियां हैं, पचनंद है, चंबल है, यमुना नदी है, लेकिन प्रशासन जब एंड वक्त पे जब बारिश तेज होती है, बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है, तब प्रशासन जागता है, उसको लेकर प्रशासन उसको तैयारियों पर जुट जाता है। हालांकि कि इस वर्ष इतनी कंडीशन नहीं आई है, इतनी स्थिति नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी जो 1.8 जो खतरे के निशान से जो पानी का जो बहाव यहाँ
दिखाई दे रहा है, उसके 25 सेंटीमीटर अभी खतरे निशान से नीचे है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि इसको गंभीरता से लेते हुए पिछले वर्ष कितना ये लापरवाही न बरती जाए, और इसको लेकर उनको गांव-गांव जाकर संपर्क बनाना चाहिए, टीम तैयार करना चाहिए, चौकी बनाना चाहिए, लोगों को सतर्क करने की जरूरत है, लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से पिछले वर्ष गुजरा है। कई गांव इसकी चपेट में आए थे, कई मवेशियों, कई लोगों की जानें चली गई थी, जिसको लेकर आज भी लोग बाग इस बात से परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पिछले वर्ष इस वर्ष स्थिति बाढ़ की बन जाए। तो प्रशासन को चाहिए कि लगातार इन बाढ़ की स्थिति को देखें, क्योंकि होता क्या है कि बारिश जालोल में नहीं होती है, कहीं और जो बारिश होती है जैसे कि हाँ, उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे साथ लखीमपुर से आमिर रजा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आमिर, अभी लखीमपुर की क्या स्थिति है? वहां से भी आपने जो खबरें भेजी उसमें दिख रहा है कि लोग परेशानी में हैं और पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि एक डर का माहौल भी है। तो प्रशासन के लेवल पे जो व्यवस्थाएं की गई, जो काम किया गया, क्या वो उस स्तर पे नहीं रहा? और अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां पे? क्योंकि ये हर साल हम देखते हैं उनकी बारिश जो उनके जिले में होती है उसका असर जिले में नहीं रहता। यही स्थितियां लखीमपुर में है। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में 3 ऐसी नदियां हैं जो हर साल यहाँ पर एक तबाही का नया अध्याय लिखती है। उसमें एक शारदा है, घाघरा है, एक मुहाना है। मुहाना नदी नेपाल से निकल कर आती है, शारदा और घाघरा ये उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड में जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है, भारी मात्रा में पानी यहाँ पर जो बनबसा बैराज है उससे छोड़ा जाता है, और वो पानी यहाँ पे पूरे जिले की जो 8 तहसीलें हैं उसमें 5 तहसीलों में अपनी तबाही बचाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो पलिया है, निघासन है, धौरारा है, लखीमपुर, ये जिला हर साल इस तरीके से प्रभावित होता है कि कह सकते हैं आप कि पूरी तहसील का इलाका पानी से डूब जाता है। हर साल इसको बचाने के प्रयास किए जाते हैं, खोखले दावे किए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके दावों की, तो इस साल जो इन्होंने एक दावा किया था कि जो मुहाना नदी है उससे गांव को बचाने के लिए हम यहाँ पर एक तटबंध बना रहे हैं, वो तटबंध अभी बारिश नहीं हुई है। पिछले दिनों जो चंद दिनों के लिए बारिश हुई थी उस बारिश से ढह गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर साल दावा करते हैं प्रशासन। पिछले साल एक यहाँ पर एक दावा किया गया था कि हर गाँव में एक नावें बनाई जाएंगी ताकि गांव से निकलकर जो पानी के इलाके से बाहर से निकलकर आने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हो सके। इसके बावजूद पिछले साल, सिर्फ पिछले साल का अगर आंकड़ा उठा लिया जाए तो एक जगह नाव पलटी थी जिससे एक साथ 7 से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो गए थे। एक धौरारा क्षेत्र में एक नाव से इस तरीके से वो लोग नाव पानी में आ गए थे कि कई लोगों की मौत हो गई थी। वो टापू पे जाकर रुके थे। अच्छा। जिनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर मंगाए गए। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बद से बदतर हैं। प्रशासन फर्जी दावे करता है, आज दावे फर्जी है और ये जो समस्या है वो व्यवस्था की वजह से भी है। सोनाली पटवा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गई हैं। सोनाली, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूं तो बनारस में भी जलस्तर बढ़ा है गंगा मैया का और लोग काफी डरे हुए भी हैं। हालांकि बनारस इससे हर साल देखता है और महसूस करता है, बनारस का एक अलग रंग मिजाज है। तो वहां अभी क्या हालात हैं? क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए क्या है? कुछ अलर्ट जारी किया गया है क्या? देखिए, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी के 84 घाटों हैं, वो सभी घाट आपस में संपर्क तोड़ चुके हैं। सभी एक दूसरे से नाम नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि घाटों पे जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है वो पुख्ता की गई हुई है, क्योंकि जो नाविक हैं उनको नाव संचालन करने के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि जो गंगा है वो उफान पे है। एकदम जलस्तर बढ़ने के कारण जो गंगा का जलस्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो पानी है, जो जल है वो सीधे सीढ़ियों पे जा पहुंचा है। और शीतला मंदिर जो यहाँ पे प्रसिद्ध है दत्ताश्वमेध घाट पे, वो मंदिर भी डूब चुका है, जिसे लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बात की जाए यहाँ की जिला प्रशासन की भी, तो वो जिला प्रशासन कौशल राज शर्मा डीएम जो है यहाँ के, वो कल एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरे 80 घाट से लेकर नमो घाट तक उन्होंने पेट्रोलिंग की और साथ ही साथ लोगों को दिशा निर्देश भी दिया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है घाट के पास ना आए और किसी भी तरह से कोई घटना ना हो सके। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि कांगड़ा से भी जो हमारे सहयोगी हैं दौलत चौहान वो जुड़ जाएं और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनको भी फ्रेम में लाया जाए, क्योंकि अब ये स्थिति तो समझ में आ गई कि क्या स्थितियां हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं और हमने विशेष तौर पर उनको अपने शो में, राष्ट्रहित के इस शो में
आमंत्रित किया, जिससे कि हम ये समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं जो इस तरह की विभीषिका को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे देशों ने, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने इस पर कामयाबी भी प्राप्त की है। लेकिन भारत में जो अलग अलग जगह पर हर साल हम इस पर बहस करते हैं, बात करते हैं, लेकिन निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, और जो फ्लड कंट्रोल टीम है या फिर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो अलग अलग जिला प्रशासन अपने एक्टिविटीज करते हैं, उस पे इतना असर नहीं हो पाता। हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका आलोक पांडे जी। और कांगड़ा से हमारे सहयोगी दौलत चौहान भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ AK बियानी साहब जो हैं पर्यावरणविद, वो भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं आलोक पांडे जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि अगर मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर दी जाए तो हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपट पाए। दूसरा, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं कि भाई जो तटबंध बनाए जा रहे हैं, जो बांध बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। आप इस पूरे सिस्टम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, इस समय तो देश के 6 राज्य हैं जहां पर बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला है, मैं मुख्य रूप से लखनऊ जिले के लिए हमारी यहाँ नियुक्ति हुई है कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ में जी। तो मैं अन्य जिलों की जानकारी ज्यादा नहीं दे सकता, बट यह है कि कुछ संबंधित जानकारी आपको दे दूंगा। जैसा कि अभी लखनऊ जिले का जो है फोरकास्टिंग, जो हमारा पूर्वानुमान है कि अगले 1 से 2 दिन में 2-3 जगह पे हल्की बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है, जैसा कि हमने अभी आप बता रहे थे, जालौन और चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर और ये आपका जो हमीरपुर महोबा है, हाँ। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। उसमें लाइटनिंग भी होंगे, थंडर स्टॉर्म भी होना है आज की डेट में। और जैसा कि और लखनऊ जिले का जो है, लखनऊ जिले में क्या अभी बारिश की जो स्थिति है, कल भी बहुत ज्यादा नहीं बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई और हल्की बारिश रही। और अगले 2 भी जो हमारा 4 से 5 दिन का पूर्वानुमान है, उसमें भी 1 या 2 दिन बारिश होनी है, बाकी उसके बाद ड्राई स्पेल रहेगा 2-1 दिन का। अच्छा। फिर बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। AK बियानी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं अभी पढ़ रहा था, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए दुनिया के कुछ देश हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और उन्होंने इस पर कंट्रोल भी किया है, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया। लेकिन हम हर साल इस पर बात करते हैं और हम और आप जैसे लोग इस पर मंथन चिंतन करते हैं, लेकिन हर साल, आने वाले साल में हम पीछे वाली बातों को भूल जाते हैं और फिर उसी तरह की विभीषिका हम देखते हैं, चाहे वो बिजली गिरने की घटना के बाद हो, चाहे वो बारिश के बाद बाढ़ के हालात हों, और चाहे वो बादल फटने की वजह से जो समस्याएं आती है। वो ठीक बात है कि ये कुदरती परेशानी है, लेकिन इसको कंट्रोल क्या किया जा सकता है और हम चूक कहां कर रहे हैं? AK बियानी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप ऑडिबल नहीं हैं जी। नहीं बियानी साहब, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने कई प्रश्न इसमें उठाए हैं जी, तो इसमें हर एक प्रश्न का अलग अलग उत्तर हो सकता है। बिल्कुल। पहला प्रश्न कि जैसे बिजली चमकना है या बादल फटना है, ये ऐसी घटना है जिसका अभी तक हम वैज्ञानिक रूप से या किसी भी मतलब दृष्टिकोण से इनका वास्तविक हल नहीं निकाल पाए हैं कि ये क्यों होती है। तो ये अकस्मात घटना होती है और बादल फटने में एक साथ 1 घंटे के अंदर 4 इंच से अधिक वर्षा हो जाती है। तो ऐसे केस में बहुत अधिक पानी आ जाता है और अगर उस पानी को आपको निकालना है तो उसके लिए स्थायी प्रबंध की जरूरत होती है। और जहाँ से पानी निकलेगा, जो नदी नाले हैं, खाले हैं, उनसे पानी ही देख के अल्टीमेटली उन्हीं से बहता पानी, तो अगर वो गहरे होंगे तो तुरंत पानी निकल जाएगा। परंतु ये किस जगह पे होगी, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर शोध चल रही है। और जहां तक सामान्य रूप से तेज बारिश हुई और उसके बाद जो बाढ़ की स्थिति होती है, उसमें होता यह है कि उसकी तो भविष्यवाणी आजकल करीब करीब सटीक ही हो जाती है कि कब तेज बारिश होगी, कितनी बजे तेज बारिश होगी, कितने इंच वर्षा की संभावना है, ये रोज वेदर बुलेटिन में आ जाता है। और जब हमको मालूम हो जाता है कई दिन पहले या कई घंटों पहले कि अब बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली है, तो उस वक्त हमारा जो प्रशासन है इसको समुचित कदम उठाना चाहिए कि हम पानी को निकाल सकें।
पानी का बहाव इस तरह से नियंत्रित कर सके जिससे बाढ़ के आसार पैदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक स्थिति ये हो जाती है। हाँ, बयानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हमारे कांगड़ा में जो तबाही हुई है वहां से हमारे सहयोगी हैं दौलत चौहान जी, वो मौजूद हैं और उनके पीछे मैं देख पा रहा हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर संभव हो तो उनको पूरी स्क्रीन पे दिखाया जाए। जो चौहान साहब हैं कांगड़ा में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी, और कांगड़ा में बड़ी तबाही हुई है। दौलत चौहान, क्या अभी वहां परिस्थितियां हैं? क्योंकि आप जहां खड़े हैं मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर बहुत पीछे की तरफ काफी वैसे देखने में माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं, वो बड़ी दर्दनाक हैं। पूरी स्क्रीन पे दिखाइए आप दौलत चौहान जी को। जी बोलिए। दौलत चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। आप कहां खड़े हैं? आप दर्शकों को बताइए राष्ट्रहित में, और ये भी बताइए कि वहां क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि पीछे देखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन जो खबरें आ रही हैं बड़ी दर्दनाक हैं। देखिए, ये कांगड़ा जिले की देर खड्ड का ये दृश्य है जहां मैं खड़ा हूं, और कल ये जो खड्ड थी काफी उफान पर थी, और इस खड्ड ने काफी जो हमारे रोड थे और जो तटबद्ध जो किनारे थे उनको बहाकर ले गई है ये खड्ड। आज जो सारा दिन जो मौसम खिला रहा, धूप खिली है, तो आज जो ये खड्ड का पानी जो का बहाव है बहुत कम है। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन जो है वो भारी बरसात हुई है, और इससे जान मान का कांगड़ा जिले में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सरकारी संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें एक रेलवे का ब्रिज जो पूरी तरह से गिर गया है, और दूसरा जो सड़क मार्ग का एक पुल है वो भी खतरे की जद में आ गया है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आजकल जो बाढ़ की स्थिति बन रही है, ये जो हमारे खड्डों में जो अवैध खनन हो रहा है, इन खड्डों के जो अवैध खनन की वजह से ये जो हमारा रेलवे का पुल गिरा है। अच्छा, तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि जो रेलवे का पुल जिसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, उसके गिरने के पीछे ये जो खनन है अवैध तरीके से खड्डों का, वो जिम्मेदार है? ये जो चक्की वो तस्वीरें दिखाइए। काफी लंबे समय से ये जो खनन जो हो रहा था, तो मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि ये जो रेलवे पुल है इसके आसपास जो खड्डों के पास ट्रैक्टरों के द्वारा खनन किया जाता है जी, और कई जगह क्रशर लगे हैं और जेसीबी से भी खनन होता है। सरकार आए दिन दावे करती है कि हम खनन रोकने के लिए सख्त कानून बना रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कहा जाए कि मिली भगत से ये काम हो रहा है। और आज इसका खमियाजा जो है, चक्की पुल गिर गया है रेलवे का, और उससे जो पंजाब और हिमाचल का जो संपर्क था, ज्यादातर लोग जो तो रेलवे गाड़ी में सफर करते थे, और ये रेलवे लाइन एक गांव से लोगों को पहुंचाती थी, उससे जो है संपर्क टूट गया है, और अब ये लगता है कि अगले 1 साल तक ये पुल नहीं बन पाएगा। तो इससे जो है लोगों को काफी परेशानी। क्या दौलत चौहान जी, क्या इसका कोई विकल्प अभी मिला है क्या? अगर ये रोड ये बंद हो गया, ये पुल टूट गया, और आप कह रहे हैं कि और पुल खतरे में है, तो क्या इसका कोई विकल्प है? क्योंकि हिमाचल के लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी और पंजाब के लोगों को भी। बिल्कुल जी, अभी जो सड़क मार्ग का पुल है उसको प्रशासन ने बंद कर दिया, तो उसके दूसरे रोड बिल्कुल दौलत, शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी बात है जो अभी दौलत चौहान ने, हमारे सहयोगी ने बताई है कांगड़ा से, कि जो ब्रिज टूटा, उस ब्रिज के टूटने की वजह है अवैध खनन जो खड्डों में किया जा रहा है। इस खबर को ब्रेक किया जाए के न्यूज में, आपको बता रहा हूं के न्यूज पे, कि ये जो अवैध खनन वहां चल रहा था, इसकी वजह से वो रेलवे का ब्रिज टूटा, जो आप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें देख रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि इस अवैध खनन में भी कांगड़ा जिले के कई रसूखदार लोग भी मिले हुए हैं, और अब 1 साल तक हिमाचल और पंजाब के बीच जो आवागमन हो रहा था वो प्रभावित रहेगा, और इसके लिए जिम्मेदार है अवैध खनन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम फौरन लौटते हैं राष्ट्रहित में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। ब्रेक से पहले कांगड़ा से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें पता चली, और वो ये था कि अवैध खनन भी जिम्मेदार है। जो लगातार लैंडस्लाइड होते हैं या पुल गिरते हैं, और एक जो सड़क मार्ग का पुल है वो भी वहां पर नुकसान उसको हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, और आलोक पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हैं, ए.के. बियानी साहब भी हैं हमारे साथ जो पर्यावरणविद हैं। ए.के. बियानी साहब के पास मैं दोबारा लौटूंगा। ए.के. बियानी साहब, आप पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आप कहाँ देखते हैं कि हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं, कहाँ पर हम और व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर पा रही? क्योंकि अभी जो कांगड़ा के हमारे सहयोगी हैं दौलत चौहान, वो बता रहे थे कि अवैध खनन बड़े पैमाने पे हो रहा था। जो रेलवे पुल का वीडियो वायरल हो रहा है गिरते हुए, और उसके पीछे अवैध खनन एक बहुत बड़ी वजह है। और अवैध खनन सिर्फ पुल गिरने के लिए वजह नहीं है, और भी जो बहुत सारी चीज़ें, नदी के रास्ते कम हो रहे हैं, वहाँ पर अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, नदियों के रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। तो फिर जब पानी बरसता है, उफान पे नदियां आती हैं, तो वो अपना रास्ता बनाती हैं और उसमें इतना नुकसान होता है। आप इसको लेके किसको कसूरवार ठहराते हैं? अनम्यूट कर लीजिए बियानी साहब। नुकसान की संभावना, नुकसान होते भी हैं, और तो इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की गतिविधियों को लगाम दे, और इनको सख्ती से जब तक नहीं दबाएंगे तब तक ये रुकने वाली नहीं है। और इसमें जो रसूखदार लोग मिले हैं या प्रभावशाली लोग मिले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तभी ये हो सकता है। और जहां तक खनन की बात है, खनन के बिना आजकल हम रह नहीं सकते, क्योंकि जब विकास की बात करते हैं तो विकास करने के लिए निश्चित रूप से नदियों से रेत चाहिएगी, पत्थर चाहिएंगे, मिट्टी चाहिएगी, मलबा चाहिएगा। तो यह आना तो प्रकृति से ही है। अब हम या तो विकास को नियंत्रित करें, और अगर विकास को नियंत्रित करते तो मटेरियल नहीं निकालेंगे तो आपका जो है विकास की गति कम हो जाएगी। या फिर आप खुली छूट दे दें, खुली छूट भी नहीं देते हैं और विकास को नियंत्रित भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर अवैध खनन नहीं होगा। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना है कि हम सिर्फ विकास उतना ही करें जितना जरूरी है, और जहां तक हो सके स्थानीय मटेरियल जो लोकली अवेलेबल माल है उसी से हम विकास करें। और प्रशासन को इस मामले में सख्त रूख अपनाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहेगी, और उसके कारण जो सामान्य जन है उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी रसूखदार लोग तो अपना किसी जिस तरह से अपना कोई कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, चाहे कार से जाएं या और किसी वाहन से जाएं, पर सामान्य आदमी को तो भुगतना ही है। तो इसलिए हमें प्रशासन को ही जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, और प्रशासन जो है जब तक सख्ती से नहीं आएगा तब तक इस तरह से ये नहीं हो सकता। और इसके लिए सरकार को दबाव बनाने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि भूवैज्ञानिक तो अपनी तरह से सही बता देते कि इतना इसमें मटेरियल आएगा और इतना ही हम निकाल सकते हैं। जब भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट आती है तो उसी रिपोर्ट को अनुसार काम करना चाहिए हमें। उसके अलावा अगर उससे जाते हैं तो फिर यही इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। हाँ, ये लोग एनओसी तो हर डिपार्टमेंट से ली जाती है, लेकिन वो कैसे ली जाती है ये हम सब लोग जानते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से। विनोद, ये जो परिस्थिति अभी जो एक हमारे कांगड़ा के सहयोगी ने हमको बताया, ये तो पूरे शिमला के लिए, क्योंकि शिमला ऐसी जगह है और पूरा हिमाचल ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, और वो इलाका संवेदनशील भी है कुछ जगहों पर। लेके कोर्ट ने भी और पर्यावरणविदों ने भी कहा है कि उस इलाके को संरक्षित करने और सुरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन वो होता नहीं है। अब ये एक जगह की बात हो गई कि भाई वो रेल पुल गिर गया तो उसकी खबर आ गई, लेकिन ऐसी तो और भी स्पॉट होंगे जहां पर इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही होंगी। बिल्कुल शिवम, पिछले 3 दिनों के अंदर अगर हिमाचल 66 सड़कें जो है वो टूटी है या भूस्खलन की वजह से रुकी है, और 27 ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल खराब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं
हिमाचल के चंबा, क्योंकि चंबा, सिरमौर और कांगड़ा, मनाली एक ऐसे एरिया है जहाँ पर पहाड़ी एरिया ज्यादा और पहाड़ी रास्ते ज्यादा है, और ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल वन वे ट्रैफिक होता है, सिंगल गाड़ियां निकलती है, तो यहाँ पर भूस्खलन की समस्याएं ज्यादा होती है। रही बात, जो मेरे सहयोगी ने बताया कि जो खनन का जो मामला है, वो जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी जो नहर और नदी निकल रही है, वहां पर जो अवैध खनन का जो मामला, क्योंकि सरकार ने सितंबर तक जब तक बरसातें होती है तो तब तक अवैध हो या चाहे जेन्युइन हो, उन सब पर रोक लगा दी जाती है, कोई तरह की यहाँ पे खनन नहीं होगी। परंतु उसके बाद जो अवैध खनन करता है, वो इस समय में ज्यादातर चोरी, क्योंकि महंगा रेत बिक रहा है, पत्थर महंगे बिक रहे हैं, या जो रूटीन की चीजें जो इस्तेमाल में आती है मकान बनाने में, वो चीजें मार्केट में महंगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अवैध खनन करता जो क्या करते हैं, इस समय रात के समय में चोरी ज्यादा करते हैं। उसमें व्यवस्था की भी मिलीभगत होती है, उसमें व्यवस्था की भी मिलीभगत होती है। सेंटर के अधिकारी उनसे मिले होते हैं, क्योंकि बिल्कुल माजिद, हाँ बिल्कुल माजिद, जालौन में भी वैसे तो आप बता रहे थे कि वहां पानी की किल्लत रहती है, परेशानी रहती है पानी की, लेकिन इन दिनों में जब बारिश और नदियां उफान पर होती हैं तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है और जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कि आमजन प्रभावित होता है। लेकिन खनन की समस्या मेरे ख्याल से उस इलाके में भी है, जिस इलाके से आप हैं इस वक्त, जहां से आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी क्या खनन की वजह से भी इस तरह के हालात बन जाते हैं? जी बिल्कुल, बताते कि जिस तरीके से कि नदियों का जो बहाव बढ़ के जब आता है तो खनन का रोल भी उसमें कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, क्योंकि लोग जो नदियों पे नहाने चले जाते हैं, वो खनन की वजह से कई लोगों की उसमें जान चली जाती है। बड़े बड़े गड्ढे जो मशीनों से जो गड्ढे कर दिए जाते हैं, खनन किया जाता है, हालांकि जो मशीन से जो गड्ढे कर बालू निकाली जाती है सीना चीर के, वो टोटली जो मना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खनन का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट यहाँ खनन के बनाए गए हैं। बता सकते हैं क्या आप कि किन इलाकों में, बुंदेलखंड में अगर इसमें बात की जाए तो किन इलाकों में इस तरह की ज्यादा समस्याएं हैं? देखिए कुछ बंदोली एक ऐसे करके बंदोली है और हेमंतपुरा है और कई ऐसे गांव है जहां पे खनन के पॉइंट है। हालांकि सरकारी हिसाब से तो उनको चेक पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन अवैध खनन का जो कार्य जैसे कि बताया जा रहा है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है अवैध खनन के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। वो तो उस इलाके में है और उसमें ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप ही खबरें भेजते रहते हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं। आलोक पांडे जी, एक चीज लगातार निकल कर आती है, वो है सटीक भविष्यवाणी को लेकर कि आप प्रिडिक्शन सही तरीके से करें। हालांकि अब आजकल के दौर में बहुत सारी जानकारी हमारे पास तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, इंटरनेट पे भी हमें बता दिया जाता है कि सही समय पे आप बारिश होने वाली है और वो प्रेडिक्शन सही साबित होते हैं, लेकिन अभी भी उसमें क्या आप और भी सटीकता की गुंजाइश देखते हैं? एक्चुअली में क्या है कि बरसात के दिनों में जो फोरकास्टिंग हमारी होती है वो करीब जो हमारे जो पुराने आंकड़े होते हैं उसी बेस पे हम अपना जो फोरकास्टिंग होती है और करीब 80% जो हमारी फोरकास्टिंग होती है 80% तक सही जाती है बरसात के दिनों में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे बारिश होती है तो कहीं कहीं 20 mm या 30 mm की फोरकास्टिंग है, तो कभी कभी हम लोगों के केस में क्या है, किसान भाई पूछते हैं कि सर आपके यहाँ आपने तो 20 mm की फोरकास्टिंग की थी, आपने तो लाइट या मॉडरेट बोला था और यहाँ तो हैवी रेनफॉल हो गया। कभी कभी उस चीजों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। अच्छा। बट दिन प्रतिदिन भारत मौसम विज्ञान जो हमारा नई दिल्ली में संस्थान है वो इस पे कार्य कर रहा है और आने वाले 2-4 सालों में हम 100% की तरफ पहुंच रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, जो थोड़ा इस विषय से थोड़ा सा हटके, कि जो अभी आपने आकाशीय बिजली की बात की, जिससे बहुत जगह उसके चपेट में आकर के मौतें हो रही हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि आज के समय में हर घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल है। उसके लिए आप एक आकाशीय बिजली चेतावनी ऐप आता है जिसका नाम है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप, जी दामिनी ऐप जी। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर से दामिनी ऐप डाउनलोड करें। ये सरकारी ऐप है? ये सरकारी ऐप है? जी। अच्छा। ये भारत मौसम विज्ञान जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसी के द्वारा डेवलप किया गया हुआ एक ऐप है। इसमें एक सटीक जानकारी जो आपका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, तो जिस स्थान पे मैं हूँ वहां से करीब
20 से 40 किलोमीटर अराउंड एरिया वो कवर करके आपको बताएगा कि बिजली कहाँ गिरनी है। अच्छा। एक सटीक जानकारी जी। और दूसरा ये महत्वपूर्ण बात है, और मैं दर्शकों से भी अपील करूंगा, जो अभी आलोक पांडे जी ने बताया है कि क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं भी, अभी जो शिशिर सिंह हैं सरकार के प्रवक्ता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी कि जो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौतें हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। तो ये एक दामिनी ऐप है जो अभी बताया है आलोक पांडे जी ने, सरकारी ऐप है मौसम विभाग का, इसको आप अपने फोन में, स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको आपके आसपास अगर इस तरह की कोई घटना होने को होगी तो वो आपको अलर्ट करेगा। ये एक अच्छी बात है। लखीमपुर से हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके आमिर रजा, आमिर ये जो आपने कई क्षेत्रों के नाम गिनाए थे लखीमपुर में और बताया था कि उन इलाकों में हर साल व्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और लोग फिर वहां से पलायन भी कर जाते हैं। इस बार चूंकि अब गंगा फिर एक बार उफान पे है, उत्तराखंड से ऐसी खबरें आ रही हैं और यकीनन दूसरी नदियां भी उसकी वजह से उफान पर होंगी, तो जो इधर से ये नदियां, जो दूसरी नदियां भी उफान पर होंगी और वो इधर से निकलेंगी, तो अभी कोई इस तरह की परिस्थिति वहां बनती हुई देख रहे हैं आप? अभी क्या बाढ़ प्रबंधन के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? आमिर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल और क्या कई पिछले सालों की तरह इस साल भी इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है, एक प्रेस नोट जारी कर दिया है कि जो बाढ़ इलाके हैं उसमें 25 इन्होंने पुलिस वो चौकियां बनाई है, राहत चौकियां बनाई। इसके अलावा जितने भी तहसील हैं उस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उन गांव में सरकारी स्तर पर एक एक नाव खरीदने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि नाव खरीद दी गई है। इसके अलावा इन्होंने कागज के ऊपर रैन बसेरे भी बना दिए हैं। जो जमीन पर कहीं नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इनका विभाग है, खाद्यान्न विभाग है, उससे इन्होंने दावे किए थे कि बाढ़ इलाके में जो लोग हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, इनके लिए खाद्यान्न देने की घोषणा करते हैं, वो भी नदारत है। ये सही बात है कि जब बारिश होती है, जब पहाड़ों पर यहाँ नदियां उफान पर होती है, तो ये नाव से लोगों को रसद और खाद्यान्न का सामान देने के लिए एक देना ही कम, उस पर फोटो खिंचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब उसमें प्रभावित होते हैं सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की फसलें प्रभावित होती है, तो उसके नाम पर अरबों रुपए का बड़ा खेल होता है। अच्छा। हर साल यहाँ पर लाखों, एक आदमी को कई लाख रुपया, किसी को 25, उनके नुकसान के हिसाब से उनको हर साल बांटा जाता है कागज के ऊपर। उसमें सौदेबाजी होती है। यही प्रशासन करता है हर साल, इस बार भी यही कर रहा है। और बचाव की जहां तक बात करें तो जो बचाव के दावे कर रहे थे वो तो एक मामूली बरसात अभी जब आई थी, जब मोहाना नदी जो नेपाल से निकल कर आती है, पिछले दिनों जब बारिश हुई तो उससे वो तटबंध जिसको इन्होंने बनाया था वो उड़ गया। हम आपको बता दें कि यहाँ बाढ़ इलाका ये दशकों से आ रहा है। 1975 में जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पर एक शारदा नगर का बैराज बनाया गया था। अच्छा। उस बैराज से ये उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा, लेकिन शारदा नगर के जो सहायक नदियां हैं उनके जो अभी आपने बात की थी कि विदेशों में किस तरीके से बारिश को रोकने के लिए, पानी को कंट्रोल करने के लिए जो वहां पर कंट्रोल सिस्टम बनाया गया, यहाँ सिस्टम सारे हैं लेकिन वो सिस्टम कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के फेल होने की वजह से बेकार है। क्योंकि हर बार वहां पर जो रेत आ जाती है, रेत को निकालने का, उन जो ड्रोर बनाए गए हैं, जो नदियां सहायक बनाई गई, उनको साफ करने का जो सिस्टम हर साल होना चाहिए। इसके अलावा जो सैफन होते हैं, जहां पे ज्यादा पानी आ जाता है वहां सैफन खोल दिया जाते हैं, पानी को डिवाइड कर दिया जाता है। वो सारे सिस्टम, कई सैफन अभी भी ब्लॉक पड़े हैं, चौक पड़े हैं। यहाँ तक कि और इस तरीके की व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ पर बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। और रही अभी खनन की बात आ रही थी, तो हम आपको बता दें कि खनन का यहाँ पर इतना बड़ा काला कारोबार है, इसी वजह से यहाँ पर सफेद चांदी और सोना का नाम कहा जाता है। जो अच्छा। बालू है उसको सोना, उसको चांदी, और जो मिट्टी खनन है उसको सोना कहा जाता है। और इस सोने चांदी की वजह से सरकार और प्रशासन में, यानी कि जो सत्ता के बैठे विधायक हो चाहे सांसद हो, इनमें और जो प्रशासन में आए दिन तनातनी होती है। कई विधायक इसको शिकायत करते हैं जब उनके लोगों की खनन की जो ट्रालियां रोकी जाती हैं। पिछले मंत्री यहाँ पर आए थे, उनके सामने बिल्कुल आमिर आप सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये हर जगह की समस्या है। ये हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हर जगह ये खनन की समस्या है। ये बयानी साहब, फिर मैं उसके बाद दौलत चौहान से एक सवाल लूंगा क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हैं। AK बयानी साहब, ये खनन
पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि हमने कई जगह देखा, खासकर पहाड़ी इलाकों में कह लीजिए, या फिर जो ये बुंदेलखंड का इलाका है या लखीमपुर खीरी का इलाका है, इन इलाकों में खनन एक बड़ी समस्या है जिसमें ऊपर से नीचे तक व्यवस्था इन्वॉल्व है, और हम ना इस पे रोक लगा पा रहे हैं, और ना इन दिनों में जो मुसीबत के दिन होते हैं, बारिश के, बाढ़ के, इन दिनों में हम कुछ कर पाते हैं। उसकी वजह से समस्याएं होती हैं, वो दोबारा आती हैं। तो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह। एक तो आपने प्रश्न का जवाब दिया था कि भाई विकास के लिए खनन होना चाहिए, लेकिन नियमावली भी तो है कि भाई इस नियम के आधार पर खनन हो। उस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बताता है कि भाई खनन कैसे होना चाहिए। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। आपने जो बात कही है वो सही है कि जितना भी खनन के लिए मटेरियल जनरेट होता है ये प्रकृति से ही होता है, और सिंपली होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ऊपरी क्षेत्रों से निकलता है, नदी के माध्यम से कहीं दूसरी जगह जाकर जमा होता है, और फिर हम उसको निकालते हैं। तो कितना निकले, कितना जनरेट होगा और कितना उसको निकाल सकते हैं, इसकी क्वांटिटी एक सामान्य भूवैज्ञानिक गणना आसानी से करी जा सकती है। तो जब हमें क्वांटिटी मालूम है तो हम उतनी ही क्वांटिटी में खनन करें जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। परंतु अब विकास की दौड़ ऐसी चल रही है कि जहाँ पर हर चीज को हम पीछे धकेल देते हैं, और चुनावी विकास के नाम पर अगर जीते जाते हैं तो कहीं न कहीं पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं। और यही इसका नतीजा है कि खनन जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आज हमारे सामने है, और खनन को रोकना आज करीब करीब असंभव सा हो गया। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबके अपने अपने हित होते हैं, और जब तक खनन की मात्रा नियंत्रित नहीं कर पाएंगे हम, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हो, तब तक हम इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। और समस्या का हल वहां तक ही नहीं, उसके साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्वालिटी होती है वो इतनी, जैसे बंद टूट जाना, ये उसका खनन से संबंध नहीं है, उसकी पुअर क्वालिटी है जिसके कारण वो बंद टूट रहा है, या सड़क टूट रही है, या रेलवे लाइन टूट रही है। तो क्वालिटी भी एक कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि हम इन सब चीजों को करने के बाद जो हमारा प्रशासन तंत्र, जिसकी ज्यादा रुचि इस बात में कि आपदा आए और आपदा के आने के बाद हम उसको नियंत्रित करें और उसको आपदा के प्रबंधन करें, तो वो माइंडसेट चेंज जब तक नहीं कर पाएंगे कि आपदा आने के पहले हम कोशिश करें, रादर कि हम आपदा का इंतजार करें, और उसके बाद जब सारी जनता मुसीबत में पड़ जाए तब उसके बाद हम एक्शन में आए, तो उसमें उनका स्वास्थ्य तो हो सकता है पर सारे समाज को उसमें भुगतना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि इन 3-4 पॉइंट पर ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप कांगड़ा में दौलत चौहान जी, आप उनको स्क्रीन में फिर दिखाइए फुल। दौलत, ये एक चीज आपने जो कही कि ये जो पुल गिरा उसके पीछे खनन जिम्मेदार था, अभी की जो परिस्थितियां हैं, चूंकि मेरी बात अभी विनोद से हो रही थी, तो वो ये बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन वहां हालात इस तरह के हो सकते हैं। कांगड़ा में चूंकि ये केंद्र तरीके से था, और वहां पर आप कल ही बता रहे हैं कि जल स्तर काफी बढ़ा हुआ था, तो अभी वहां पर क्या सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं? क्या वहां पर पहुंचने के लिए अभी कोई अस्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहां पर बिजली का और दूसरी तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा सके? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, ऑडिबल नहीं है दौलत चौहान। कोशिश करेंगे हम उनसे दोबारा बात हो सके, क्योंकि वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई, और जिस इलाके में लगातार हालात ख़राब रहे पिछले दिनों, अभी वहां पर चीज़ें बेहतर हैं। हाँ दौलत, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे अगर जुड़ पाए हम। तब तक मैं विनोद जी के पास जाना चाहूँगा। विनोद, आप सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपकी विनोद, एक चीज तो है, क्योंकि इलेक्शन स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और वहां पर इस वक्त बड़ी चुनौती है, और ये परिस्थिति इस बार कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से हो गई, और ऐसे में जो टूरिज्म है वो प्रभावित हुआ है, रोक लगा दी गई है। अभी कांगड़ा में बात हो रही थी कि हिमाचल और पंजाब के बीच जो आवागमन करने वाला पुल था वो टूटा, तो 1 साल तक ही प्रभावित रहेगा। तो कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है क्या, और इससे निपटने के लिए कुछ इस तरह के इंतजाम करने की दिशा में अभी कोई एडवाइजरी आई है क्या, कि किस तरह से लोगों को बिजली और दूसरी तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उनको पूरा किया जा सके, अभी के जो आदेश है सरकार की तरफ से? हम अगर बात करें हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार इसके लिए पूरी तरह सजग है, और खुद आपदा प्रबंधक के जो डायरेक्टर है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले तो जो प्रभावी एरिया है जहाँ पे अभी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया, वहाँ पे पर्यटक ना जाए, और जो वहाँ के लोकल बासिंदे हैं, जो लोकल व्यक्ति रहने वाले लोग हैं, वो कर पाए इस जो भारी बारिश होगी इससे अलर्ट भी रहे, और कुछ भी घटना अगर घटती है तो तुरंत लोकल प्रशासन को संपर्क करें। हाँ, जो पुल टूटा है उसके लिए प्रशासन, राज्य सरकार जो है वो जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश में है, क्योंकि कल सीएम ने वहाँ के जो कांगड़ा है या चंबा है और कालका के डीसीओ से बात करी है, उच्च अधिकारियों से वहाँ की बात करी है कि वो जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि जो 2 राज्यों का जो आवागमन है वो प्रभावित ना हो। खासकर ट्रेन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आम व्यक्ति जो है बसों से ज्यादा कम ट्रेनों में ज्यादा सफर करता है, और वो लोकल जो हिमाचल के जो छोटे छोटे गांव में जो ट्रेन उनसे जुड़ी है, वहां पर लोगों का आवागमन में प्रभावित ना हो, उसके जल्द से जल्द कोई प्रबंध किया जाए। रेलवे अधिकारियों से बात की जा रही है, और पंजाब और हिमाचल सरकार दोनों आपस में समन्वय बनाए हुए हैं कि किस तरह से आवागमन को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ भारी बारिश होने वाली है, उसके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन, आपदा नियंत्रक बोर्ड, उनको अलर्ट पे रहने कहा गया है कि बिल्कुल बजाय ऐसी स्थिति में जाए और लोगों को परेशानी ना हो। विनोद, बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी, और आप सभी मेहमान हमारे साथ, AK बियानी साहब थे पर्यावरणविद, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ आलोक पांडे जी थे, मौसम वैज्ञानिक, माजिद अरमान जालौन से हमारे सहयोगी, आमिर रजा लखीमपुर से, सोनाली पटवा वाराणसी से, दौलत चौहान कांगड़ा से, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े राष्ट्रहित इस कार्यक्रम में। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बारिश, बाढ़, बिजली गिरना, बादल फटना, लैंडस्लाइड की वजह से जो आपदाएं आती हैं, जो परेशानी होती है, जो लोगों की जान जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप इससे पहले खुद को सचेत करें, आपदा आने से पहले खुद को तैयार करें। यही बात AK बियानी साहब ने भी राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में कही कि जरूरी यह है कि हम आपदा आने से पहले तैयार हो, ना कि आपदा आने के बाद। ये एटीट्यूड हमको बदलना होगा, और अलग अलग जगह पर जो लगातार बारिश और बाढ़ की समस्याएं पैदा हुई हैं, बारिश को आप नहीं रोक सकते, वो कुदरती चीज है, लेकिन बाढ़ क्यों आती है और बाढ़ की वजह से नुकसान क्यों होता है, ये रोका जा सकता है। बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अवैध खनन अलग अलग जगह पर हो रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया में आप जाएं, हिमाचल में भी वही हालात हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही हालात हैं, उत्तराखंड में भी वही हालात हैं। तो अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए राष्ट्रहित में कि नुकसान जब आपदा आए, आफत आए, तो ज्यादा ना हो। उसको पूरी तरह से अगर बंद नहीं किया जा सकता। राष्ट्रहित देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।